मैं कमिंग सर? नमस्ते सर। थैंक यू सर। अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। मेरा नाम हर्षिता देवड़ा है। मैं उज्जैन मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी मैथमेटिक्स से विक्रम विश्वविद्यालय से किया है। वर्तमान में मैं आबकारी निरीक्षक के पद पर ललितपुर में पोस्टेड हूँ और ये मेरा मध्य प्रदेश का पीएससी के द्वारा ली गई परीक्षा का दूसरा प्रयास है। ये यूपी में आपका सिलेक्शन कब हुआ? सर 2018 की एग्जाम थी और 21 में रिजल्ट आया था उसका सर। तो आप ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं जी। तो आप फिर वो सर्विस छोड़ के यहाँ पे क्यों आना चाहते हैं? सर जैसे एसडीएम डिप्टी एसपी यहाँ बड़ी पोस्ट है, तो इसके लिए जैसे हम एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो बड़ी से बड़ी पोस्ट के लिए हम प्रयास कर रहे थे, तो हम इसीलिए यहाँ आना चाहते हैं कि अगर हमें अच्छी पोस्ट मिलती है तो हम यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। तो जैसे कि आपके डीएफ में लिखा है आपकी डेट ऑफ 97, तो आपकी एज काफी कम है, तो हायर जॉब प्रोस्पेक्टस के लिए आप यूपीएससी क्यों नहीं ट्राई करती हैं? आप उसमें भी है, फिर आप ऐसे ये भी कर सकते हैं कि ये छोड़ा फिर आप ये भी लेटर से आप एसडीएम भी सेलेक्ट हो गई, तो आप फिर छोड़ के आईएएस बन जाएंगी, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको? सर मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ और साथ में एग्जाम्स दे रही हूँ। अगर उसमें हो जाएगा तो मेरी प्राथमिकताएं तो वही होगी, लेकिन ये कि अभी मध्य प्रदेश में आने के लिए और रोजगार के लिए थोड़ा सा मैं अपने मध्य प्रदेश के एग्जाम को प्रेफर करूँगी ज़्यादा। आप उज्जैन से बिलोंग करती हैं? जी। उज्जैन के बारे में बताइए। सर उज्जैन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर का यहाँ पर निवास है। उसके अतिरिक्त 12 वर्षों में एक बार कुंभ का मेला यहाँ पर लगता है और शिप्रा नदी के किनारे हैं। और सर औद्योगिक दृष्टिकोण से देखे जाएं तो सूती मिल और पर्यटन उद्योग के क्षेत्र में संभावनाएं हैं यहाँ पे सर। तो उज्जैन से रिलेटेड अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट जो कि पूरे इंडिया लेवल पे काफी न्यूज में रहा है, उसके बारे में आपको जानती हैं, क्या बताएंगे? हाँ सर, वो महाकालेश्वर को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कॉरिडोर बनाया है सर 900 मीटर का। तो वहाँ मूर्तियाँ हैं और देखने के लिए दर्शनीय प्लेस हैं, तो वहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए एक कॉरिडोर के रूप में उसको डेवलप किया है सर। तो आपका वो कॉरिडोर मतलब कुछ स्पेसिफिक है कि ऐसी जनरल कॉरिडोर है? नहीं सर, वो धार्मिक दृष्टिकोण से महाकाल लोक महाकाल लोक, हाँ महाकाल लोक। हाँ सर, हम एक बार चले गए हैं अभी। कैसा लगता है? अच्छा है सर, वहाँ पर मूर्तियाँ हैं बड़ी अच्छी। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत स्पिरिचुअल फीलिंग आती है उस पूरे कॉरिडोर को। मध्य प्रदेश को क्या फायदा होगा? सर पर्यटन की दृष्टि से देखें तो हमारे जो दूसरे राज्यों के पर्यटक हैं और मध्य प्रदेश के भी जो दूसरे जिलों के पर्यटक हैं, वृद्धि होगी सर उसमें। और हमारे जो उज्जैन में इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि होगी जैसे, और लोगों को इनकम बढ़ेगी, लोगों की सड़कों, होटल और खाने की जो चीज़ें हैं, तो यहाँ पे थोड़ा इनकम के हिसाब से अच्छा डेवलपमेंट होगा उज्जैन का। आपने अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल पे आप उज्जैन से बिलोंग करती हैं, तो और महाकाल लोक को चालू हुए प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया था, उसको भी कुछ महीने हो चुके हैं। आपने अपने लेवल पे क्या चेंजेस है? सर हमने ये देखा कि जो लोगों की संख्या है वृद्धि हुई है आने में। जो कंपैरेटिवली पहले लोग उज्जैन में दर्शन करने के लिए, विजिट करने के लिए आते थे, तो उसमें कुछ वृद्धि हुई है सर। अच्छा, ज्योतिर्लिंग क्या होता है? सर ज्योतिर्लिंग का अर्थ होता है सर जो ज्योति स्वरूप में होता है और स्वयं के द्वारा उत्पन्न हुआ होता है। तो कितने ज्योतिर्लिंग? 12 है सर। जी सर। आप बता सकती हैं? हाँ सर, महाकालेश्वर, त्रयंबकेश्वर महाराष्ट्र में, केदारेश्वर, घृष्णेश्वर, ममलेश्वर, रामेश्वर, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, भीमशंकर, काशी विश्वनाथ और वैद्यनाथ हो गए। अच्छा, मध्य प्रदेश की एक्साइज पॉलिसी क्या है? सर अभी हमने जो 2023 वाली आई है उसको पढ़ा है, उसमें 11,000 करोड़ उसका रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट रखा है। और अभी कुछ चीज़ों में बदलाव हुए हैं आबकारी नीति में, जो पहले होती थी उसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं। जैसे शराब की दुकानों के साथ जो अहाते होते थे, बार होते थे, बैठने की व्यवस्था, वो समाप्त कर दी। क्योंकि हमारे गवर्नमेंट का ये उद्देश्य है सर कि इस चीज़ को हम बढ़ावा ना दें, नियंत्रित रूप से आबकारी पॉलिसी हो कि वहाँ बैठ के व्यवस्था ना कराएं कि वहीं पे लोग उसका कंजम्पशन करें। और तो आप कुछ समय से आबकारी विभाग में काम कर रहे हैं और अपने भारत में कुछ सालों से मुहिम है अलग अलग प्रदेश में भी कि ये लिकर जो है अल्कोहल को विरोध करते हैं। कई स्टेट गवर्नमेंट ने नो अल्कोहल पॉलिसी अडॉप्ट की है। तो
एक तरफ अपने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी कहीं, जैसे आप ही ने बोला कि हाथों को बंद करना है, उसको सपोर्ट नहीं करना है, तो अगर सरकार नहीं सपोर्ट करना चाहती है तो फुल बैन कर दे एक्साइज पे, क्यों? मतलब आपने इतने 1000 करोड़ रुपए का टारगेट रखा है जैसे आपने बोला है, तो एक तरीके से तो सरकार इसको प्रमोट कर रही है, तो बंद क्यों ना करे? सर बंद करने में भी समस्याएं आएगी, हम नियंत्रित रूप से कर सकते हैं चीज़ों को। बंद करने का ये है सर कि अगर हम बंद कर देंगे तो दूसरे राज्यों में जहाँ चल रही है, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, वहाँ से तस्करी होगी सर, और महंगे दामों में मतलब और दूसरे राज्यों से आएगी। बंद कोई चीज़ नहीं हो पाती सर, रेगुलेट अगर हम कर दे चीज़ों को, और सरकारी दुकानों से अगर खरीदी हो, इलीगल ना बिके सर, तो उससे हम थोड़ा सा रेवेन्यू एक हमारा थोड़ा सा होता है सर, क्योंकि रेवेन्यू प्राप्ति के लिए एक अच्छा सोर्स है ये। तो गुजरात सरकार और बिहार सरकार ने इतने सालों से बैन कर रखा है और वो क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ ये नीति सक्सेसफुल है, तो आप क्या बोलेंगे इस बारे में? सर वो राज्य सरकार अगर उनको लग रहा है तो ठीक है, उनकी भी स्थिति ठीक है, क्योंकि अपराध बढ़ता है शराब पीने से सर, और कई चीज़ों में सर शराब हानिकारक भी होती है और सोसाइटी पे उसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो सर ये है कि हम उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि लोग उसको अगर सीमित मात्रा में लेते हैं तो वो उनकी पर्सनल चॉइस होती है सर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि हम चॉइस जो थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये भी लिखा हुआ है डीपीएसपी में कि इंटॉक्सिकेशन बैन करना है। हाँ तो सर, आप कैसे बोल सकते हैं? हाँ सर ये भी बात है, लेकिन चूंकि नीतियां हैं राज्य सरकार की सर, तो उसको फॉलो कर रहे हैं सर। नियंत्रित रूप से अगर हो तो अच्छा है सर, उसको बड़े ज़्यादा अहाते जैसे बंद कर दिए, एक सकारात्मक कदम है कि वहाँ पीने की व्यवस्था नहीं होगी। और जैसे मंदिर है या स्कूल है, हॉस्पिटल है, उससे भी 100 मीटर का क्राइटेरिया था, लेकिन अब उसमें और वृद्धि कर दी है कि अगर लोग जन विरोध होगा तो वहाँ शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। तो शराब में ऐसा लिखा आता है कि 40 डिग्री प्रूफ वगैरह, क्या होता है? तो 40 डिग्री और 25, जैसे 3 होते हैं, 25 डिग्री, 36 और 42, उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है सर। ये 25% वाला थोड़ा कम अल्कोहल उसमें रहेगा, 36% में ज़्यादा और 42% में उससे ज़्यादा। तो ज़्यादा नुकसान नहीं? हाँ सर, अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाती है उसमें, तो नशा ज़्यादा करती है। तो ये लिमिट जो है हम देखते हैं, तो गाड़ी चलाने के लिए क्या लिमिट है? कि आप कितने लिमिट तक की आप गाड़ियाँ चला सकते हैं? सर वो तो कोई लिमिट नहीं हो, तो बिना मतलब गाड़ी अगर पिया हुआ है तो गाड़ी चलाना बिल्कुल, मुझे लगता है जहाँ तक मैं जानती हूँ सर, श्योर हूँ सर मुझे। और क्योंकि सर अभी ये आबकारी नीति जो नई आई है उसमें ये प्रावधान आया है कि अगर आप शराब पीते हुए गाड़ी चला पाए गए तो आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। ये अभी इसी साल की पॉलिसी में आया है। और आपकी अभिरुचियां और इंटरेस्ट और हॉबी के बारे में बताइए क्या? सर कविताएं सुनाना पसंद है मुझे, मेडिटेशन करना और डायरी लिखना। किस टाइप की कविताएं सुनते हैं? सर श्रृंगार रस और वीर रस की कविताएं, जिससे मोटिवेशन मिले वैसे। तो श्रृंगार रस से क्या मोटिवेशन मिलता है? श्रृंगार रस नहीं, वीर रस से मोटिवेशन। श्रृंगार रस सर खुशी के लिए, और जो हमारे मन को हैप्पीनेस फील करा, खुशी। हाँ सर। तो वीर रस के कुछ उदाहरण कविताओं जो आपको सबसे अच्छी लगती? सर एक महादेवी वर्मा का है, चिर सजग आंखें उन्हें दी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। और एक शिव मंगल सिंह सुमन की कविता है सर, चलना हमारा काम है। अच्छा, एक कोई ऐसी रचना सुनाइए जिससे आप बहुत खुश होती है। खुश होती हूँ सर, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है सर, वो खुशी भी। जी सर, शिव मंगल सिंह सुमन की कविता है, चलना हमारा काम है। इसका टाइटल ही है, चलना हमारा काम है। कि गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रहार में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर क्यों व्यर्थ कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। अच्छा, सोशल मीडिया में आप एक्टिव हैं? हाँ सर, फेसबुक, व्हाट्सएप। और क्या है? व्हाट्सएप सर। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम? नहीं सर। कितना समय देती है?
सर व्हाट्सअप तो हम रेगुलर चलाते हैं सर, क्योंकि हम ऑफिस में चीज़ें जो ऑनलाइन चीज़ें जैसे होती है तो, और फेसबुक हम हमेशा नहीं चलाते, हम कभी कभार चलाते हैं सर। तो वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे यूजफुल है, आप क्या यूटिलाइजेशन? जैसे पर्सनल लाइफ में हम व्हाट्सअप से सर, हम जैसे हम बाहर जॉब करते हैं तो हम माता पिता से, बहन भाई से, उससे वीडियो कॉल के माध्यम से हमसे अच्छे संपर्क करते हैं सर। और प्रोफेशनल जैसे फाइलें आदान प्रदान होती है सर, कोई सर्कुलर आया है गवर्नमेंट पॉलिसी का तो हमको ऑफिस नहीं जाना पड़ता उसकी कॉपी नहीं लेने के लिए, हमको डायरेक्ट मिल जाता है व्हाट्सएप पे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। और जूम मीटिंग के द्वारा हम कमिश्नर सर से, हमारी साप्ताहिक मीटिंग होती है तो हमारे रिव्यूज़ के लिए वो हम जूम मीटिंग हम यूज़ करते हैं सर। तो कई बार ऐसा नहीं लगता कि ये सोशल मीडिया हेल्प करने के बजाय टाइम और ज़्यादा यूज? हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल, और मैं इसीलिए इसको नियंत्रित रूप से लागू करती हूँ। जैसे मैं तैयारी करती हूँ तो मैं थोड़ा स्विच ऑफ कर देती हूँ, या कीपैड फ़ोन ज़्यादा रखती हूँ, तो ये सोशल मीडिया थोड़ा मैं बचने का प्रयास करती हूँ, उपयोग होता है उतना करती हूँ मैं। अच्छा, व्हाट्सएप में स्टेटस लगाती हैं? जी सर। क्या उद्देश्य होता है? सर जैसे कोई अच्छी घटना होती है, जैसे बर्थडे होता है, तो उसको खुशियों को शेयर करने के लिए कि लोगों को सेलिब्रेशन के उस तरीके से हम लेते हैं, सबको पता चल जाए कि हमने सेलिब्रेट किया, फैमिली फ्रेंड्स को। तो ये क्या सेलिब्रेशन दूसरों को शो करने के लिए क्या आपने स्टेटस लगाया? कई लोगों ने देखा, कितने नहीं, लोगों शो ने नहीं देखा? करना सर। हाँ, लेकिन हम तो इसलिए कभी कभी स्टेटस लगाते हैं सर, रेगुलर नहीं लगाते। जैसे कोई अच्छी कविता हमको लगती है तब हम लगाते हैं। और जैसे आपने बताया कि आप एस्पिरेंट हैं, तो आपका मेन उद्देश्य, मेन खुशी तो तैयारी करना है, आप उसमें सफल होंगे, वही सबसे बड़ी खुशी है। हाँ सर। और आप स्टेटस लगा के एक तरीके से ऐसा नहीं कि अपने डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा होता है सर मेरे साथ, पर वो थोड़ी देर बाद में डिलीट कर देती हूँ। हालांकि मुझे चीज़ों पे नियंत्रित कर रही हूँ मैं, लेकिन सर वो थोड़ा कभी कभार चीज़ें ऐसी हो जाती है, डिस्टर्ब भी होता है सर। जैसे अभी आप एक्साइज में जॉब भी कर रही हैं, तो आप हेल्थ अवेयरनेस के लिए आप स्टेटस लगाती हैं? तो लगाना चाहिए, जागरूकता बढ़ाने का काम है। इसको आप अपने जॉब को पॉजिटिव सेंस में, सोशल मीडिया का यूज आपके जॉब में आप अच्छे तरीके से यूज अब जैसे सर 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी की जयंती थी, तो हमारे यहाँ एक सर्कुलर था, शपथ दिलवाना था स्कूलों में जाके, से यस टू लाइफ नो टू ड्रग्स। तो हम गए थे स्कूलों में, इंटर कॉलेज में, और शपथ दिलवाई थी लड़कियों को और बच्चों को, स्कूली बच्चों को। तो हमने फोटोज फेसबुक पे अपलोड किए थे उस समय के। आपने आबकारी नीति पढ़ी, आप जैसे बोल रहे थे 2020 की नीति, तो क्या आपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करी लोगों को, या अपलोड करी कि देखे लोग? नहीं सर, नहीं। क्योंकि आप इस जॉब में हैं तो आपका एक जॉब के प्रति भी दायित्व होता है। कई ऑफिसर्स हैं आजकल, तो IAS IPS भी हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी करते हैं, अपने स्टेटस डालते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं नई नई पॉलिसीज का। तो आपने क्या इस सेंस में यूज करने की सोचा? सर हम जैसे हम साथ के जो इंस्पेक्टर हैं, तो उन लोगों में ट्रांसफर हुई है जैसे इस तरफ, लेकिन हमने जैसे लोकल, जैसे जो कॉमन मैन है, उन अभी हमने बातों के माध्यम से बताया कि ऐसा चेंजेस हुआ है, लेकिन ऐसे डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया सर। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि तो बहुत मालदार डिपार्टमेंट है, और जिसकी नौकरी इसमें लग जाए तो उसके बल्ले बल्ले हो जाते हैं, 7 पीढ़ियों का इंतजाम हो जाता है। तो कैसा फील करती है आप? सर अभी इस तरह की चीज़ें तो नहीं होती है, ऑनलाइन माध्यम बढ़ते जा रहे हैं चीज़ों में। और यूपी तो इसलिए काफी फेमस भी है, लोग तो जानबूझ के एक्साइज चूज करते हैं, कुछ और मिलता है तो सोचते हैं नहीं ये ना मिले, एक्साइज मिले तो। सर मैंने ये प्राथमिकता में नहीं रखी थी, ये तो मेरी मैं आपका नहीं कह रहा हूँ, ऐसा डिपार्टमेंट में है। हाँ सर, कुछ चीज़ें तो हैं, लेकिन उसमें सुधार हो रहा है सर अभी ऑनलाइन माध्यम से, या कुछ चीज़ें इस तरह की हो रही है कि ट्रांसपेरेंसी रहे उनमें। तो इसका लाभ आप भी उठाते हैं जो चल रहा है? नहीं सर, हम अभी उस तरह की चीज़ें हम नहीं करते सर अभी, और हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि सर हमको अभी तैयारी भी करनी है। और ऐसा है सर कि हम इंटीग्रिटी से, जो हमारी वैल्यूज़ है सर, वो हमको परमिशन नहीं देती इन सब चीज़ों के लिए कि हम कोई नेगेटिव काम करें और ऐसी चीज़ करें जिससे हम लोगों को, हमारे जो हमको पद मिला है, हम उसका दुरुपयोग करें सर। तो हम नहीं करेंगे सर ये सब चीज़। तो उत्तर प्रदेश सरकार आपकी दृष्टि से बेहतर काम कर रही है या नहीं कर रही है? सर आप पॉलिसी आबकारी के संबंध में ऑल ओवर? सर अभी जो वर्तमान में जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, सर कुछ मायनों में बहुत अच्छा काम कर रही है सर। महिला सुरक्षा के मामलों में, महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं सर, मिशन शक्ति एक इनिशिएटिव लिया है
कि महिलाओं की समस्या त्वरित रूप से महिला थानों में सुनी जाएगी और उनका निवारण करा जाएगा। तो कई अच्छी योजनाएं सरकार चला रही है। और रोजगार के क्षेत्र में सर जैसे कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं सर, और हाई स्पीड ट्रेन और नोएडा गाजियाबाद में मेट्रो आ रहा है सर, तो वो कुछ मायनों में अच्छा है सर, और प्रयास हो रहे हैं सर। अच्छा, अभी दक्षिण भारत के किस राज्य में इलेक्शन होने जा रहे हैं? कर्नाटका सर, और सॉरी सर अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है सर। कर्नाटका और यूपी में जैसे आपने बोला कुछ मायनों में अच्छे हैं, तो किन मायनों में खराब है? आप क्या चीजें गड़बड़ लग रही है, क्या सरकार होगी और बेहतर कर सकती? सर जैसे कि वहाँ पर लखनऊ में इन्वेस्टर्स मीट होती है, मैग्निफिसेंट लखनऊ करके, तो उसमें होता ये है सर कि निवेश के लिए कई बार इस तरह की चीजें होती है, कितना निवेश किया जाएगा, लेकिन निवेश के लिए जो चीजें सर जमीनी स्तर पे थोड़ी सी कम देखी जा रही है सर, तो उसको अगर हम अच्छे से यूटिलाइज करें कि जो इन्वेस्टर्स मीट हो रही है उसके माध्यम से जो गवर्नमेंट का प्रयास है वो पूरी तरीके से जमीनी स्तर पे सर अभी हो नहीं पा रहा है। प्रयास जारी है सर उसके लिए, तो थोड़ा सा उसमें सुधार की जरूरत है इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पे। जैसे योजनाएं तो सारी चल रही है, लेकिन कुछ इस समय के बाद सर शुरू में उसका बहुत वो प्रचार होता है, लोगों को पता भी चलता है, लेकिन धीरे धीरे जाके उसकी जो तीव्रता होती है चीजों की वो कम होती जाती है। तो ये है कि थोड़ा उन चीजों के प्रति लोगों को जागरूक करना, और थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में अगर ज्यादा करके कि 67% उत्तर प्रदेश का लिटरेसी रेट है, तो थोड़ा सा अगर एजुकेशन के क्षेत्र में भी थोड़े काम हो तो अच्छा हो जाएगा उससे। अच्छा, फिर राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हो गई, इसको आप किस रूप में देखती हैं? सर हम थोड़ा सा इसको पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं मानेंगे, क्योंकि चूंकि अब वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो उनका एक एक्शन था, वो 2 साल से ज्यादा की सजा उसमें बन रही थी। तो हमारे जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसमें एक प्रावधान है कि 2 साल से अगर ज्यादा की सजा हुई है तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो उनपे सर वो 2 साल से ज्यादा की सजा एक टिप्पणी उन्होंने की थी, तो उस पर हो गई थी। लेकिन सर ये है कि सदस्यता रद्द करना, क्योंकि राइट टू स्पीच भी कहीं ना कहीं वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है। हालांकि किसी का डिफेमेशन नहीं होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा चीजें सदस्यता ना जाने की बजाय कुछ और चीजें अगर होती। तो ये तो देखिए कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट ने 2 साल की सजा दी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि 2 साल से ज्यादा या उससे ज्यादा जिसको सजा मिलेगी ऑटोमेटिकली उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो ये तो लीगल इशू हो गया। तो आप इसमें मोरालिटी और राइट टू स्पीच की बात कैसे बोलते हैं? सर वो जो सजा है वो ठीक है कि 2 साल से ज्यादा की हो रही थी, लेकिन जो सजा दी है सर उस स्तर पे हम सोच रहे हैं कि जो टिप्पणी उनकी थी, मानती हूँ सर की गलत टिप्पणी थी, लेकिन उसके लिए इतना ज्यादा 2 साल की सजा, हाँ आप ये कर सकते थे कि कुछ उनपे जुर्माना लगा दे या कुछ कम समय की, तो ज्यादा बेटर होता सर। क्योंकि डेमोक्रेसी में सर हम वैसे तो कई हमारे जो सांसद हैं वो बड़े बड़े अपराधों में ट्रायल पे चल रहा है उनका मामला, लेकिन उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती है। तो ये कि हम छोटी बात तो उनकी भी बड़ी है, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से सदस्यता जाना एक पूरी तरीके से सही नहीं है सर मेरी नजर में। अच्छा, मध्य प्रदेश की इस एग्जाम में आप मतलब टॉप 3 पोस्ट के नाम बताइए जो आपकी प्रेफरेंस में है। SDM, डिप्टी SP और जिला शिक्षा अधिकारी जो होते हैं। डिप्टी कलेक्टर के क्या काम होते हैं? सर एक होता है रेवेन्यू कलेक्शन, जो कलेक्टर होता है तो वो रेवेन्यू के लिए थोड़ा सा लैंड जो रेवेन्यू होता है उसके कलेक्शन के लिए एक अथॉरिटी होती है। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर को संचालित करने के लिए होते हैं। तीसरा जो सरकारी नीतियां होती है सर उनका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन जो उनकी तहसीलें हैं उसमें करवाते हैं सर। तो जैसे हम वर्ड यूज करते हैं डिप्टी कलेक्टर और SDM, तो दोनों में क्या अंतर है? कभी SDM यूज होता है, कभी डिप्टी कलेक्टर होता है। आम जनता तो दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करती है, बट एज बीइंग एस्पिरेंट या भावी ऑफिसर हमें उसका मतलब पता होना चाहिए। तो आप दोनों में क्या डिफरेंशिएट करेंगे? सर जब वो लैंड संबंधी मामले सुनते हैं जहाँ रेवेन्यू कलेक्शन की बात करी जाती है तब वो डिप्टी कलेक्टर के रूप में काम करते हैं, और जब मजिस्ट्रियल पावर जब उनके पास होती है जैसे 144 लगाना या चीजें नियंत्रित करना, तब वो मजिस्ट्रियल की भूमिका में निभाते हैं और वो मजिस्ट्रेट
बनते हैं सर। सिविल मैटर या जैसे आपने बोला डिप्टी कलेक्टर के मैटर्स होते हैं, उसमें क्या क्या आता है? केवल जमीनी मैटर आते हैं या और भी कुछ उनके अंदर आते हैं? सिविल मैटर्स आते हैं सर, जैसे वो न्यायिक भूमिका में भी होते हैं एसडीएम सर, जब उनकी कोर्ट लगती है एसडीएम की कोर्ट, तो सिविल मैटर। आप एसडीएम बता रहे हैं? हाँ, डीसी सर वो तो रेवेन्यू के लिए होता है, वो एसडीएम की भूमिका में ही होते हैं जब वो न्यायिक कार्य करते हैं, मजिस्ट्रेट की भूमिका में होते हैं। तो सिविल मैटर्स में होते हैं सर, वो क्रिमिनल्स में तो नहीं होते सर, कि कंपाउंडेबल ऑफेंस में नहीं हो पाएगा उनका। हाँ। आज का पेपर पढ़ा? नहीं सर। न्यूज़ तो देखी होगी? हाँ सर, आज की न्यूज़ देखी है। आज की सबसे बड़ी न्यूज़ क्या है सर? सॉरी सर। चलिए हम बता दें, आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाना। जी सर, जी सर। हाँ? आम आदमी पार्टी को। कुछ पार्टियों का राष्ट्रीय दल का खत्म हो दर्जा गया। छिन गया है। हाँ सर। और आपको जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। हाँ सर। जिससे अब 6 जो है राष्ट्रीय पार्टियां हो गई। जी सर। तो आप जो है 2012 में स्थापित हुई थी और आज जो है वो नेशनल पार्टी बन गई। तो लगता है आपको कि मध्य प्रदेश में एक विकल्प हो सकती है? हाँ सर, हो सकती है विकल्प मध्य प्रदेश में, क्योंकि पॉलिसीज के स्तर पे अगर उनका शिक्षा और स्वास्थ्य के जो बेसिक हमारी आवश्यकता है उन पे उनका फोकस होता है, उनकी गवर्नमेंट का, तो सर वो अगर बिल्कुल हमारे मध्य प्रदेश में अगर ये चीज़ें शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हम थोड़ा सा बीमारू कैटेगरी में है, तो वैसे तो हम अब हट रहे हैं इस कैटेगरी से बाहर, लेकिन फिर भी हम अच्छा, अगर इस प्रकार की कोई गवर्नमेंट बनी तो हम अच्छा कर सकते हैं सर। आपको लगता है कि सरकार को बदलना चाहिए? सर बात सरकार ठीक है सर, लेकिन पॉलिसीज तो थोड़ी सुधार होने की आवश्यकता है सर। ऐसा नहीं लगता कि अब शिवराज सिंह लोग थक चुके हैं? सर चूंकि अब एक व्यक्तिगत रूप से तो मैं नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन ये है कि हाँ थोड़ा सा सर अगर पॉलिसी में बदलाव आए कुछ चीज़ों में। तो क्या पॉलिसियां गड़बड़ हैं? सर एक तो सर शिक्षा के क्षेत्र में सर जो हमारी एग्जाम्स हैं सर, इन पे एक त्वरित डिसीजन नहीं आ पा रहा है सर। कहीं ना कहीं सर अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा प्रयास करे युवाओं के भविष्य के, तो थोड़ा सा जल्दी से चीज़ें हो जाएगी सर। और सर हमको लगता है रोजगार के क्षेत्र में भी थोड़ा सा हम पीछे हैं सर, क्योंकि जो रोजगार सृजन की जो बात कर रहे हैं हम, तो वो थोड़ा स्पीड कम है सर हमारे यहाँ। और जैसे एमपीपीएससी का भी मैटर है, 4 साल से कोई भर्तियां नहीं हुई हैं, तो आप इसमें किसको दोषी ठहराना चाहेंगे? किसकी गलती दिख रही है आपको? किसके कारण नहीं हो पा रहा? सर ये गलती ऐसा किसी की नहीं है, लेकिन जो हमारी पॉलिसीज है, जैसे कि आरक्षण की जो पॉलिसी है उस वो मुद्दा है इसमें, बेस में, इसकी जड़ में, तो वो प्रतिशत अगर बढ़ाया था आरक्षण का, तो एक कंसोलिडेटेड नीति होनी चाहिए थी उसकी, लेकिन बिना उस चीज़ों का मतलब बेस करे वो चीज़ें हो गई, तो थोड़ा सा उसमें उलझने हैं, तो वो सुधार के लिए काम हो रहा है सर, अभी हाई कोर्ट में हो रहा है सर। आप मान लीजिए टॉप करती हैं एग्जाम और आपको एसडीएम अलॉट होता है, तो आप अभी प्रेजेंट जॉब का एक्सपीरियंस एज बीइंग एसडीएम कैसे यूज कर पाएंगे? सर एक होता है पब्लिक डीलिंग, जैसे कि कई बार हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि दुकानें होती है शराब की, सरकारी दुकानें, वहाँ जन विरोध होता है चीज़ों को लेके, क्योंकि वो उनको लगता है कि उनके क्षेत्र के लोग उसको पीकर थोड़ा सा दूसरी नकारात्मक तरीकों को सीख रहे हैं। तो हम जैसे समझाते हैं तो पब्लिक डीलिंग करना होती है सर, वहाँ पे एक जन समुदाय को समझाना पड़ता है कि ये नियमों के अनुसार दुकान है, और अगर कुछ हुआ तो हम इसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देंगे, अभी ये सही स्थान पर है। उन लोगों को नेगोशिएट करना कि अगर ऐसी बात थी तो ऐसा हम करेंगे। तो इसको मैं ऐसे जब अपना एसडीएम अगर मैं बनी, तो मैं उसमें यूज़ कर सकती हूँ कि मैं अपना उनको लोगों को समझाना, इनका एटीट्यूड चेंज करना कि वो कैसे मेरी बात समझे। वो गवर्नमेंट पॉलिसी के इम्प्लीमेंट में मैं उनको समझाऊंगी कि आपकी ये पॉलिसी है, आपको इस तरीके से इसके लाभ हैं और आपको ये करना है, उसका लाभ मिलेगा। और आपको अगर ये चांस मिले गवर्नमेंट को फीडबैक देना है पॉलिसी चेंजेस या पॉलिसी अपडेशन में, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? आपने क्या कुछ पाया कि अपडेट हो सकता है या इम्प्रूव हो सकता है आबकारी पॉलिसी में? सर एक तो ये है कि अभी जैसे पॉलिसी है कि सुबह 10 से रात के 10 तक शॉप ओपन होती है उत्तर प्रदेश में, तो एक रेवेन्यू कलेक्शन के हिसाब से तो सर ठीक है टाइम है, लेकिन होता ये है सर कि उसके पहले भी सर और उसके बाद में भी बिक्री होती है।
तो ये है कि उसको या तो प्रतिबंध किया जाए या उसको लीगली समय को लिया जाए। जैसे मध्य प्रदेश में 8:30 से सुबह रात को 11:30 तक टाइम हो गया है, तो वो कहीं ना कहीं बिकती तो उसी समय भी है, तो वो रेवेन्यू लॉस होता है। और वो अगर उसमें बेचेंगे तो ओवर रेट करेंगे, एक पैसों से ज्यादा पैसे लेंगे, तो वो थोड़ा सा चीजें अनियमित हो रही है। या तो उसको लीगलाइज कर दिया जाए या उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए कि 10 बजे के पहले अगर कोई बिक्री करता पाया जाए तो उसको यही सजा होगी। अभी वैसे कोई बड़ा प्रावधान नहीं है उसके लिए। एक्साइज पॉलिसी या लिकर बैन में आपका पर्सनल क्या स्टैंड है? अगर आपको फुल अथॉरिटी दी जाए, आप सीएम के रोल में हैं, तो आप क्या स्टेप लेंगे? मैं बैन कर दूंगी सर, क्योंकि सर बिहार का मैंने एक पढ़ा था आर्टिकल, उसमें ऐसा था कि पहले 1005 रुपए वो खाने पे खर्च करते थे। जब से बैन हुआ है तब से 1331 रुपए वो खाने पर खर्च करते हैं। लोग कृषि कार्यों में ज्यादा संलग्न हो रहे हैं और इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, महिलाओं की बचत बढ़ रही है। तो हो सकता है कि इसके दुष्परिणाम ये हो कि राजस्व में कमी हो और तस्करी हो, महंगी मिले, लेकिन वो कुछ लोगों को मिलेगी सर। बॉर्डर हर किसी को तो सप्लाई होगी नहीं अगर वो बंद ही हो जाएगी तो ये है कि बंद में, क्योंकि मैंने कई अपराध ऐसे देखे हैं सर जो शराब पीने के बाद प्रोवोक हो जाते हैं, तो मैं बंद करने की सलाह दूंगी अगर मैं। थैंक यू सर, थैंक यू।